नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 11 में हम लोग चल रहे हैं। 10 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। 10वां चैप्टर में मैंने 20 MCQ कराया है और जो 10वां चैप्टर का नाम था फसल उत्पादन। अब हम लोग 11वां चैप्टर में चल रहे हैं। आगे देखेंगे, आज हम देखेंगे 11वां चैप्टर। और अब हम अभी तक बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायो पढ़ रहे थे। अब हम फिजिक्स के तरफ बढ़ते हैं और उसका फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में क्या क्या देखेंगे पहले ये हम डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं क्या क्या देखेंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? बल के बारे में पढ़ना है कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, परिमाण, दिशा और मात्रक, उसके परिमाण, दिशा और मात्रक के बारे में पढ़ना है। दाब के बारे में पढ़ना है, दाब, बल एवं दाब में संबंध क्या होता है, सूत्र एवं मात्रक, उनके सूत्र क्या होते हैं और मात्रक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, परिवर्तन एवं मापन क्या है, वायु दाब के उपयोग क्या है, घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व क्या है, प्लवन उत्प्लवन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन के नियम, द्रव का दाब, घनत्व एवं गहराई का प्रभाव। ये सब पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, बल एंड दाब से, फोर्स एंड प्रेशर से। आपके नवोदय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर यही दिया गया है, यानी फिजिक्स से स्टार्ट किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लास्ट में है। हम लोगों ने बुक से स्टार्ट किया जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन लास्ट में फिजिक्स है। इसको अच्छी तरीके से देखें। बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बल, फोर्स, फोर्स क्या कह रहा है, बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर आरोपित करता है। बल क्या करता है? एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित करता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यह यहाँ पे रखा है या ये यहाँ पे रखा है, इसको हम उठा रहे हैं, बल लगा करके उठा रहे हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें दो वस्तुओं का होना जरूरी है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। देखते हैं यहां पे दो वस्तु का होना जरूरी है। यदि ये एक बल की बात करते हैं, ये एक फोर्स है, तो ये यदि फोर्स लगा रहा है इधर, तो यहां पे एक वस्तु होना चाहिए और ये भी एक वस्तु होना चाहिए। अदरवाइज सिंगल वस्तु का हम यहाँ पे बल नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे बिना कुछ किए हाथ हिला रहे हैं तो हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी दिशा में ऐसे कर रहे हैं, कोई बल नहीं लगा रहे हैं। सोच रहे हैं तो कोई ऐसे तरीके का बल नहीं लगा रहे हैं। इसमें दो वस्तुएं होनी जरूरी है। कह रहे हैं बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बल लगा करके आप क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को आप गतिमान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गाड़ी खराब हो गई है तो आप पीछे से धक्का मारते हैं ना, धक्का मारो, बल लगाओ और इसको खींच आगे की तरफ बढ़ाओ। यदि एक आपका कार है, यदि आपका ये बस है, मान लीजिए यदि आपका ये बस है, तो यहाँ पे जो
पीछे से क्या करेंगे, पीछे से धक्का दे करके गतिमान कर सकते हैं, अथवा उसका परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, या करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बस है या ट्रक है, आप अकेले जोर लगाएंगे, बल लगाते जाएंगे, वो बल किसी काम का नहीं होगा, वो बस हिलेगा ही नहीं। तो आपने क्या बल लगाया, कुछ नहीं लगाया, जब तक वो विस्थापित नहीं हुआ, बस एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं गया, या आगे नहीं बढ़ा, पीछे नहीं बढ़ा। तभी तो क्या होता है, एक आदमी से हम दूसरे आदमी को भी बुला लेते, भैया थोड़ा धक्का मार रहा, ये गाड़ी नहीं हिल रही है। ये सब चीजें इसमें होता है। या फिर हम बल लगा करके, कोई मिट्टी का बर्तन है या फिर कोई ऐसा चीज जिसका हम आकार परिवर्तन कर दे, जैसे कि मान लीजिए एक लोहे का पतला सा तार है, हम बल लगा करके उसको ऐसे मोड़ सकते हैं, उसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कह रहा है कि खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में जो बल है अधिक लगता है। आपने देखा होगा, खाली बाल्टी ले जो उसमें पानी भर देंगे तो आपको भारी लगेगा, यानी बल ज्यादा लगा करके उठाना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है, यानी इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि बल में भाई ऐसा कुछ है, द्रव्यमान भार कुछ है, जिसके वजह से ये इसके भार जो है या बल वहां पे लगाने की जो क्रिया है वो बढ़ गई है, हमें और ज्यादा बल की जरूरत है। सपोज 5 लीटर पानी है तो उसको आप उठाने में और 25 लीटर पानी उठाने में आपको बल 25 लीटर वाले पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है तथा बल का मात्रक न्यूटन है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है तथा बल का मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन में इतना डाइन, यानी 1 लाख डाइन होता है, या कह सकते हैं कि 10⁵ डाइन। तो याद रखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब कह रहे हैं, पहले एक बार हम लोग समझते हैं एमकेएस पद्धति एंड सीजीएस पद्धति समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एमकेएस पद्धति कहता है कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। सीजीएस कहता है सेंटीग्राम। ताकि एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति अलग अलग होता है, जिसमें एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पद्धति। अभी इसको चेंज करते हैं तो देखते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख लेते हैं, अब इसको चेंज करेंगे सीजीएस में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में, तो 1 न्यूटन का हो जाएगा 1 किग्रा का 1 ग्राम होता है 1000, और मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, और प्रति सेकेंड स्क्वायर तो है ही, प्रति सेकेंड स्क्वायर तो है ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि इतने को हम डाइन बोलते हैं। तो ये जो है 10⁵ हो जाएगा। देखते हैं, फिर समझा देता हूं। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 लाख डाइन होता है, जो कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। वो कैसे निकलता है, तो 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में चेंज कर देते हैं, तो किग्रा 1000 ग्राम और मीटर जो होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड का सेकेंड है ही, दोनों में सेकेंड कॉमन है, आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं, तो ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख
ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देन 10 टू द पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आपको बताना है कि 10 टू द पावर 5। अभी चलते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि संपर्क बल मतलब संपर्क होगा तब, असंपर्क मतलब संपर्क नहीं होगा तब। अब चलते हैं संपर्क बल कौन कौन सा होता है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है, तो देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स जो है, संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। देखिए, संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच, ये 2 वस्तु मान लीजिए, और इनके बीच जो बल लग रहा है ये बल है, तो ये जो है जब संपर्क होगा तो इसको हम संपर्क बल कह सकते हैं। देखिए, 2 वस्तु, 2 हाथ हैं, उदाहरण के तौर पे इनके बीच ऐसे फाइट लड़ा रहे हैं, तो इनके बीच या इनके बीच, या कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे, या फिर कोई धक्का दे रहे हैं किसी गाड़ी को, 2 वस्तुओं का होना जरूरी है। और जब तक वो एक दूसरे के संपर्क न करें तब बल, जब संपर्क के बाद जब बल आरोपित होता है वह बल जो है संपर्क बल कहलाता है। अब संपर्क बल भी 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये होता है संपर्क बल। संपर्क भी 2 भागों में विभक्त है, किया जा सकता है। एक है पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा होता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखते हैं, पेशीय में आप समझिए कि आपके मांसपेशियों के, आप किसी का बकेट ढो रहे हैं या बोझ ढो रहे हैं, वो पेशीय बल है। मतलब आप इंसान का, जानवर का, अपने मांसपेशियों का बल लग रहा है। ये हम इसको उठाए हैं तो ये पेशीय बल से उठाए हैं, और इसी को किसी यंत्र के माध्यम से या किसी इक्विपमेंट के माध्यम से उठाएंगे तो ये वो कुछ और होगा। ये चुंबकीय तत्व से, यहां से हाथ ऐसे किया, वो आके चिपक गया तो वो अलग हो गया। यहां पे कह रहा है कि पेशीय बल, पेशीय बल कौन सा होता है, देखते हैं। मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण है पानी की बाल्टी को उठाते समय लगने वाला बल, बैल, घोड़े, गधे जैसे पशुओं द्वारा किया गया कार्य, ये सब क्या है, पेशीय बल है। गधा के ऊपर बोझ डालते हैं, वो अपने पेशियों के बल से आगे बढ़ता है। अब दूसरा होता है घर्षण बल। इसी में, किसमें होता है, संपर्क में। घर्षण बल कब लगेगा, जब 2 वस्तुओं के बीच संपर्क होंगे। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, टायर फट गया, वो ज्यादा घर्षण है। टायर में हवा ठीक ठाक है, इंजन चल रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ता है। लेकिन टायर और रोड के बीच जो विपरीत दिशा में बल लगता है वही घर्षण बल कहलाता है। वही घर्षण बल हमें रोकता है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम फिसल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो फिसल जाएंगे। आगे देखते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। कोई वस्तु जब किसी दूसरे वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। देखते हैं, इसकी दिशा सदैव वस्तु के विस्थापन के विपरीत होता है। जैसे कोई गाड़ी है, मान लीजिए कोई गाड़ी है और ऐसे जा रही है, मान लीजिए, और ये रोड है, तो गाड़ी इधर जा रही है, पहिया भी इधर की तरफ, तो अभी क्या करेंगे, जो घर्षण बल होगा इसके विपरीत होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण बल इसके विपरीत होगा। उदाहरण देखिए, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो पीछे की तरफ भी बल लगता है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम क्या होंगे, रुकेंगे ही नहीं, चलते ही जाएंगे। फिसल गए तो फिसलते ही जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि यहां पे ऐसे कर रहा हूं और इसको ऐसे ही ऐसे कर दे रहा हूं तो यहां का जो घर्षण बल है वो कम होता जा रहा है।
उसके अलग अलग दिशाओं पे भी निर्भर करता है घर्षण बल। यदि आप लौट के चल रहे हैं तो आप का जो घर्षण बल होगा कम होगा, आप घसीट के चल रहे हैं तो और ज्यादा होगा, तो घर्षण बल वहां पे ज्यादा होगा। आप ऐसे घसीट घसीट के चल रहे हैं तो, और लोट ऐसे कर रहे हैं, लोट लोट के चल रहे हैं, तो अलग अलग क्रियाओं में भी ऐसा होता है कि घर्षण बल अलग अलग तरीके से लगता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो घर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के विपरीत में जब दो वस्तुओं के बीच जब बल लगता है और कोई ऐसी लुढ़कती सरकती वस्तु जा रही है किसी सतह पर, तो सतह के विपरीत लगने वाला बल जो है घर्षण बल कहलाता है। देखते हैं, दो वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह कहलाता है दो वस्तुओं के बीच स्पर्शी तलों का, ये दो वस्तु हैं, मान लीजिए इनके स्पर्शी तल हैं, तो यह है स्थैतिक घर्षण बल। जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला गति घर्षण बल कहलाता है। देखिए जिसे क्या करते हैं, कह रहा है कि जब कोई एक वस्तु एक सतह पर वास्तव में गति करती है, मान लीजिए ये रोड है और ये आपका पहिया है, मान लीजिए गाड़ी भी है, ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, तो क्या होगा, वो गति कर रहा है, किसी सतह पे गति कर रहा है, तो उसके बीच जो घर्षण बल होगा वो गति घर्षण बल होगा। सीधे समझिए। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोटनिक घर्षण बल कब होता है, तो आप बोलेंगे कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती हुई आगे की तरफ गति करती है, बढ़ती है, तो वह लोटनिक घर्षण बल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला कह रहा है, जब कि कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उसके बीच लगने वाले, उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल होता है। सांप क्या है, सरकता है, सांप क्या है, सरकता है, घोड़ा क्या है, दौड़ता है, तो जो सांप सरक रहा है, वो जो सरकने वाला जो उनके बीच जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वो सर्पी घर्षण बल होगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आप सरक सरक के जा रहे हैं, यहाँ पे रोड पे आप लेट लेट के ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, सरक सरक के बढ़ रहे हैं, तो ये जो है इनके बीच जो होगा वो सर्पी घर्षण बल होगा। सर्पी घर्षण बल होगा। ठीक है, सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। उदाहरण के तौर पे जो कार है और उसका जो पहिया है वो लोटते लोटते, मान लीजिए कि लोटते लोटते जा रहा है या आप लोटते लोटते जा रहे हैं, तो वहां जो घर्षण बल होगा कम होगा, जबकि सरकते हुए, अभी कार का चारों पहिया हवा है, सब कुछ सही है और आप धक्का दे रहे हैं, तो वहां पे आप देखिए वहां पर घर्षण बल कम होगा। हो सकता है कि गाड़ी आगे की तरफ 5 लोग ढकेले तो चला जाए, लेकिन पहिया ही नहीं है उस गाड़ी में, पहिया ही नहीं है, एकदम से डंप है, एकदम से गिरा हुआ है, तो उसको धक्का देने पे शायद वो ना आगे बढ़े, या उसके ऊपर घर्षण बल जो है ज्यादा लग रहा है जिसके वजह से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई घर है, घर इस तरीके से है कि आप उसको कितना भी धक्का दे रहे हैं वो नहीं आगे बढ़ रहा है, उसकी का छोटा पार्ट है, क्रेन के माध्यम से या किसी और के माध्यम से हम घर या कोई बड़ा सामान क्या करते हैं, उठाते हैं, वहां पे घर्षण बल के वजह से ऐसा करते हैं। आगे की तरफ धक्का देना हो तो वो वहां पे सर्पी घर्षण बल काम करता है। आप सरक के जाएंगे तो ज्यादा घर्षण बल लगेगा और दौड़ के जाएंगे तो कम लगेगा। कोई सरक के जा रहा है और कोई दौड़ के जा रहा है
तो आगे कौन पहुंचेगा? दौड़ने वाला पहुंचेगा, क्योंकि वहां घर्षण बल उसका कम लग रहा है। अब देखते हैं असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क लगने वाला बल है। जैसे कि आप समझिए कि दो चुंबक आपने देखा होगा, जब इस पास में लेके जाते हैं तो चिपक जाता है, उसके बीच एक बल जो लग रहा है वो किसी ना किसी बल से, जो छोटा हल्का चुंबक है बड़े वाले से चिपक गया, तो जो उसके बीच जो बल लग रहा है वो असंपर्क बल है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है और संपर्क भी नहीं हो रहा, लेकिन एक दूसरे को खींच रहे हैं बल से। दूसरा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण का, हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। उदाहरण के तौर पर यदि इसको मैं ऐसे फेंकूं तो यहां पे गिर रहा है, देखिए ये यहां पे गिर रहा है। यदि यहां पे ये वो असंपर्क बल नहीं रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा, तो ये यहीं पे अटक जाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। और भी है उदाहरण, जैसे कि आपने देखा होगा विद्युत बल भी रहता है, 11,000 का वोल्ट का जा रहा है, आपने देखा होगा। वहां पे यदि आप एक नजदीक लेके गए, वो अपनी तरफ खींच लेता है। ट्रेन बहुत तेज जा रही है और आप एकदम से पास हैं, तो वहां पे इस तरीके का बल लगता है कि आपका संपर्क नहीं है, फिर भी आपको उसी तरफ से खींचते हुए लेके उस हवा के उस पे बल जो आ रहा है बिना संपर्क का, तेजी के वजह से वो आपको खींच करके आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो तमाम चीजें हैं। आगे देखते हैं, असंपर्क बल का मैं बता दिया। असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क के लगने वाला बल है। उदाहरण के तौर पे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है असंपर्क बल है। देखते हैं इनका उदाहरण के तौर पे, देखते हैं आगे क्या है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक चुंबक दूसरी चुंबक पर बिना संपर्क में ही आए बल लगा सकती है। देखते हैं, एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को बिना बल लगा, बिना संपर्क में आए ही एक दूसरे पे हम मतलब वो बल आरोपित करते हैं, असंपर्क के रूप में रहता है। और ये भी बता रहे चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। देखते हैं, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्या बोला है? यदि ध्रुव के नॉर्थ और साउथ, आपका चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल है यदि, और ये दूसरा भी पेन हम ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ही लटकाए हैं, ऐसे ये नहीं चिपकेगा, ऐसे आ जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे, यदि ये दो चुंबक हैं और इसमें नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो दोनों को जैसे पास ले जाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो यही बोल रहा है कि प्रतिकर्षित करते हैं, ये ऐसे उलट, आपने देखा होगा जो ऐसे उलट के ऐसे चिपक जाता है। कब चिपकेगा? जब ये होगा नॉर्थ साउथ और ये होगा नॉर्थ साउथ, और ये यह ऐसे होगा नॉर्थ साउथ। अब इसको हम चिपकाएंगे तो साउथ और, तो ये चिपक जाएगा या आकर्षित होगा। या फिर आकर्षित होगा। ये जो है प्रतिकर्षित होगा। ये क्या होगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा, यानी ये चिपकेगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो बल है स्थिर, ये चुंबकीय बल, ये बोल रहा है कि चुंबकीय बल दो ध्रुवों के नॉर्थ नॉर्थ जब रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा, और जो साउथ नॉर्थ होंगे तो आकर्षित होगा। तो ये एक असंपर्क बल है। ठीक है, असंपर्क बल में फर्स्ट है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दिया कि आप अनावेशित है, आवेशित तार जा रही है और उसके अंदर ऐसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप से ही रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कह सकते हैं फोर्स,
जिसमें क्या होता है कि उसमें इस तरीके का फोर्स है तो वो आपको खींचता है। वो क्या है, आपको खींचता है। संपर्क में नहीं होने के बाद पास ले जाएंगे खट से खींच के वो, तो वहां पे कह रहे कि आवेशित अनावेशित तो नहीं देख रहा है। यदि वो अनावेशित है उसको भी खींच सकता है। एक आवेशित तार अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है बिना संपर्क में आए, वहां पे असंपर्क बल की बात करते हैं। दूसरा कह रहे हैं वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए अस्थिर बल संपर्क असंपर्क बल का एक उदाहरण है। यानी वस्तुओं के संपर्क में नहीं होने पे भी ये क्या करता है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव आपने देखा वो ऊपर से खींच रहा है, वो बल कोई ना कोई बल लग रही है। मोबाइल में जो रेंज आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा चीज लगाया गया है कि वो जो किरणें ये रेंज जो घूम रही हैं उसको अपनी तरफ खींच रहा है बिना संपर्क के, वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये रेडियो वेव, इलेक्ट्रोवेव, इस तरीके के जो वेव हैं उनको खींच रहा है वो बिना संपर्क का, वो इसी तरीके का एक बल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल आवेशित के बीच माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। स्थिर वैद्युत बल आवेशित के बीच माध्यम की, आवेश के बीच कह सकते हैं, आवेश के बीच माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अभी स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, किस तरीके का माध्यम है। यदि देखें लोहा, यदि दो तरीके का तार है, आपने देखा होगा जैसे इतना दूर है तो ठीक है, जैसे ही पास जाएंगे वो चिपक सकते हैं। आपने एक और चीज देखा होगा, जो तार 3-4 तार लगे रहते हैं उनके बीच एक लोहे का या फिर लकड़ी का पट्टा डाला जाता है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। जैसे वो चिपकेंगे उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल फोर्स उत्पन्न होगा, वहां पे चिंगारी और कह सकते हैं कि बिजली की तरह चमकने लगते हैं। ठीक है, अगले कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह एक असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं, कह सकते हैं कोई ना कोई बल लगा रहे हैं, और यही बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हर पिंड, हर चीज अपने तरफ वो खींच रहा है। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर उपस्थित सभी वस्तुओं से ज्यादा है, इसलिए वहां पे वो है, वस्तु नीचे पृथ्वी के ऊपर है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि यदि हम पेन को फेंकेंगे तो ये रुकेगा नहीं, ये नीचे गिरेगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अभी उदाहरण देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी अक्ष पर घूमती है। किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो वस्तु नीचे की तरफ आ जाना या नीचे आ जाना है, तो वस्तु का नीचे आ जाना जो है गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। कोई भी वस्तु हम फेंकते हैं तो वो आता है। गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम जी से डिनोट करें, जी से, तो यहां पे जो फोर्स होगा F जो होगा m इंटू जी होगा। यदि इसमें हम त्वरण की बात करते हैं तो F इक्वल टू m इंटू ए होगा, जहां m मास है, a एक्सीलरेशन त्वरण है, यहां पर m मास है, जबकि g ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फार्मूला याद रखना है बस आपको, क्वेश्चंस जब आते हैं कि ये द्रव्यमान है और ये उसका गुरुत्वाकर्षण g है तो बल कितना होगा, ये इस फार्मूला से आप बता सकते हैं। तो बल के बारे में आज हमने पढ़ा। बल के बारे में मैं बताया कि बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरीके से क्रियाएं करते हैं। कल हम पढ़ेंगे दाब के बारे में, दाब क्या होता है, दाब के क्या फार्मूले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन का नियम, और फिजिक्स में बहुत सारी बातें करेंगे। इस बार हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स को अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए
और ये जो है अधिक से अधिक हम MCQ कराएंगे आपका। इस चैप्टर से 30 या 40 MCQ कराएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है 4 से 5 इसी चैप्टर से आने वाले हैं, ये कंफर्म आने वाले हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर बल के बारे में इन्हीं सब टाइप से क्वेश्चंस इन्हीं में से आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या संपर्क बल है या असंपर्क बल है, बल के प्रकार, यहाँ पे कोई फार्मूला पूछ सकता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, CGS पद्धति MKS पद्धति क्या होती, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कल दाब के बारे में और प्लवन नियम, उत्प्लवन नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और उस पे हम कराएंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार।